आप सबको जय श्री राम। भगवान गणपति को ध्यान करके हम लोग आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज से हम लोग अपना प्रॉपर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सब कुछ आपके मॉड्यूल से ही है क्योंकि आपके मॉड्यूल में सारी चीजें हैं। तो बस उसी को थोड़ा सा हमने समराइज करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक? तो आप मान सकते हैं ये आपके 7th मॉड्यूल है वहां से। भगवान गणपति के बाद हम लोग भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हैं। आप सबको पता होगा कि भगवान धन्वंतरी जो है वो आपके औषधियों के देवता कहलाते हैं, है ना। ये भी पता होगा कि धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। ठीक है। और कहा जाता है कि जैसे अभी हम लोग का धनतेरस आ रहा है जो उसी दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तो जब धनतेरस आता है तो जनरली क्या होता है कि हम लोग, आप देखते हो क्या करते हैं, सिर्फ जो है शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी सामान अपने मतलब का वेल्थ से रिलेटेड लेके आते हैं। लेकिन एक जैसी चीज और बोली जाती है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो भगवान धन्वंतरी का भी प्रादुर्भाव उसी दिन हुआ। तो हम सबको स्पेशली धनतेरस वाले दिन ये जरूरी है कि हम भगवान धन्वंतरी की भी उपासना करें। अपने ग्रुप में जैसे कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे कि जब वो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो स्पेशली धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है और वो धनतेरस वाले दिन ही मनता है। ठीक है। और जितने भी लोग जो औषधियों से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिसिन को सेल्स करने वाले मेडिकल स्टोर वाले हों, मतलब कैसा भी काम जो मेडिसिन से रिलेटेड हो, उनको कहा जाता है इवन वास्तु में भी कि वो भगवान धन्वंतरी की फोटो अपने कार्यस्थल पे लगाएं। ठीक है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी को रेमेडी देते हो तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, उसका उपचार कर रहे हो। भले ही आप उसको दान करना बता रहे हो, पूजा करना बता रहे हो। ठीक है। जब आपको कुछ चीजों की नॉलेज हो जाएगी हर्ब्स की तो आप हर्ब्स से बता पाओगे। लेकिन जनरली एज एन एस्ट्रोलॉजर हम क्या बताते हैं, उपाय बताते हैं कि आप दान कर दो, आप पूजा कर लो, आप मंत्र कर लो। तो स्पेसिफिकली अगर हम बोलें कि जब आप किसी को किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो हम सबको भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद की पूरी जरूरत होती है। ठीक है। और भगवान धन्वंतरी जो है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहलाया जाता है। ठीक। तो आगे हम लोग अपना कोर्स बढ़ाते हैं अभी। फर्स्ट स्टेप आता है जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, ये चीज समझने के लिए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या चीज, किस चीज के लिए। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नेचुरल सी बात है, कोई भी बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए, या जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी चीज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किस चीज का, डिजीज का, बीमारी का। तो एक्चुअल में बीमारी या डिजीज की डेफिनेशंस क्या है? तो बहुत सिंपल है। हमारी बॉडी में दो तरीके के स्टेट्स होते हैं।
एक फंक्शनल और एक नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हमारी कद काठी, हमारी बॉडी का सिस्टम, ठीक है, हमारे अंग, ठीक। और फंक्शनल जो हमारी बॉडी काम करती है। तो इन दोनों में जब कोई भी नुकसानदायक चीज आ जाती है, वो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीजों को डिस्टर्ब कर देती है, वही डिजीज होती है। ठीक है। अब वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कैसा भी हो सकता है, और इस डिजीज के कारण जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट हमको दिखता है, वो साइन एंड सिम्टम होता है। जैसे अब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम क्या था, लोगों के जो साइन और सिम्टम से पहचाना जा रहा था कोविड पहले, कि बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है ना, सांस फूल रही है। तो जब ये सिम्टम दिखाई देते थे तो हम लोग क्या करते थे, कोविड टेस्ट कराते थे, आरटीपीसीआर वगैरह। और अगर किसी के कोविड होता था तो उसमें आता था और कोविड डायग्नोज होता। तो ये बुखार आना, जुकाम होना, सांस फूलना, ये सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। बीमारी क्या थी, जो कोविड ने, कोरोना वायरस ने जनरेट करी। क्या बीमारी थी वो, कोविड। ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे और आपने सुना भी होगा कि किसी के फीवर आता है, तो फीवर को एसोसिएट किया जाता है सन से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फीवर को अगर आप एक्चुअल समझो, तो फीवर जो है ना, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फीवर बीमारी नहीं है। जो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, उसके कारण हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो जो फाइट करती है उसके अगेंस्ट में, उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और वही फीवर होता है। इसीलिए कभी भी जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं ना, वो जब फीवर शुरू में आता है तो एंटीबायोटिक वगैरह नहीं देते। एक्चुअली में तो पैरासीटामोल भी नहीं देनी चाहिए। वो तो सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि भाई आजकल हम आपके पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी काम करके मतलब फीवर से छुटकारा पाके आगे भागना अपने काम पे। और आप डॉक्टर से बात करोगे तो वो अच्छा डॉक्टर आपको यही बोलेगा, वायरल इन्फेक्शन में तो मेडिसिन लो या ना लो, ये सही तो होने में 3 से 5 दिन ले। ठीक है। तो फीवर किस कारण से हुआ, ये डिजीज कहलाती है। तो हम जब अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काम करेंगे, तो हम साइन और सिम्टम ठीक है देखेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस चीज को फाइंड आउट करने की जिसके कारण से ये साइन एंड सिम्टम्स जनरेट हो रहा है, यानी एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज। अगर वो पता चलती है तो आप सामने वाले को गाइड कर सकते हो कि उसको क्या फूड लेना है, क्या नहीं लेना है, या वो किस तरीके की रेमेडी कर सकता है। ठीक है। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी आपके कल्चरल मेडिसिन के आपकी थेरेपीज हैं, चाहे यूनानी ले लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक ले लीजिए, होम्योपैथिक ले लीजिए, और स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक को बोलेंगे, तो ये डिजीज के कॉज पे काम कर, ये थेरेपी सिम्टम्स पे काम नहीं करती। वाइल एलोपैथिक में ज्यादातर सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट। ठीक। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे आपको ये नहीं बोलना है कि भाई आप ये दान कर दोगे, ये मंत्र कर लोगे, ये हो जाएगा, तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी। इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं,
और हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। आपको हमेशा सिंपल आपके स्टेटमेंट होने चाहिए कि आप जो भी हमारे पास आप नेटिव आया है, आपको हम जो रेमेडी बता रहे हैं, ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी कि आप करेंटली जो डॉक्टर्स से आप सजेशन ले रहे हो, जो मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, उससे उसकी एफिकेसी इंक्रीज हो जाए, या आपको ये गाइडेंस मिल जाए कि क्या आप सही डॉक्टर के पास हो या आपको डॉक्टर चेंज करना चाहिए। हम कहीं पे इस स्टेटमेंट को यूज नहीं करेंगे कि हम जो रेमेडी दे रहे हैं इसके बेसिस पे आप सही हो जाओ। और हम लोग अभी आगे चल के जब डिजीजेस को डिस्कस करेंगे तो हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है अपने दिमाग में कि कौन सी डिजीज क्योर हो सकती है और कौन सी डिजीज क्योर नहीं हो सकती। उसी के बेसिस पे ही आपको आगे काम करने हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, व्यक्ति वापस से जितनी हो गई है उससे पीछे नहीं जा सकता है। तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर ये कभी जिंदगी में कमिट बोलिएगा मत कि वो सही हो जाएगी। आप जो रेमेडी दोगे, आप जो चीजों को गाइड करोगे, उससे उसका प्रोग्रेशन स्लो होगा, बस। तो हमेशा इन चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आप किस बीमारी को कैसे बात करें। सेकंड, सर्जरी होना। सर्जरी होना हमेशा खराब नहीं होता है। आपके पास क्लाइंट आएगा, कहेगा सर या मैम मेरा ये ऑपरेशन होना है, आप मेरे को रेमेडी दे दो कि मेरा ऑपरेशन ना हो। तो आपको ये समझना होगा कि उसके क्या बीमारी है, उसी के बेसिस पे आप आगे उससे बात करोगे। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होंगी जो बिना सर्जरी के नहीं सही हो सकती। ठीक है, और सर्जरी एक तरीके का ट्रीटमेंट है हीलिंग देने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब किसी के आंख में कैटरेक्ट हो गया है तो सर्जरी ही ऑप्शन है। आप उसका शुक्र का सूर्य का दान दे के आप नहीं कर पाओगे, ना हो सकता है। किसी का विजन वीक हो गया है, स्पेक्स लग गए हैं, कोई ताकत आ जाए, कोई रेमेडी कर लो, ईश्वर के अलावा कोई उसको सही नहीं कर सकता। तो स्पेक्स पहनने पड़ेंगे। तो हमेशा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप जो रेमेडी दोगे, जो चीजें बताओगे, उससे ये जरूर हो सकता है कि विजन आगे और खराब ना हो। लेकिन जो चीज चली गई वो चली गई, वो वापस नहीं आएगी। तो हमेशा इस ओपन माइंड के साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करनी है। ये जो चल रहा है हमें उतना ध्यान नहीं देना। ठीक है। सेकंड, देखो, जब एक डॉक्टर एक ट्रीटमेंट देता है तो उसकी पढ़ाई के लिए इनिशियल वो 5 साल तो देता ही देता है। उसके बाद वो एक्सपर्टीज के लिए एमडी एमएस कुछ भी करे, वो साल अलग है। बट मिनिमम 5 साल देता है, उसी के बाद वो प्रैक्टिस कर पाता है। तो हम आप यहाँ पे खाली कुछ चीजों को समझने की कोशिश करके उसके आगे एक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट डॉक्टर नहीं बन सकते, या हम सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते डॉक्टर, ये याद रखिए। हाँ, आप इस कोर्स के बाद अपने आप को और परफेक्ट करने के लिए आप चीजों को पढ़ते रहिए। आप मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स हैं, बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते रहोगे आप वैसे वैसे शार्प होते रहोगे, और उसको आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में यूज करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में भी चलता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 10 दिन में। अरे, डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं किसी को फिर।
वो तो 10 दिन वाले पे ही चला जाएगा। ठीक है, तो 5-5 साल बर्बाद क्यों करेगा कोई अपनी लाइफ? 10 दिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीख के और दुकान खोल के बैठ जाएगा। ठीक। तो हमेशा हमें जो काम करना है जेन्युइनली और ब्रॉड माइंडेड। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? यह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जनरली इसको जो है, जो रूट्स हैं बेसिकली, तो सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया इजिप्ट में, ग्रीस में, इंडिया में, चाइना में। ठीक है। और अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं, तो जो सबसे पुरानी सभ्यताएं कहलाई गई वो इन्हीं देशों की थी। भारत की, चाइना की, ग्रीस की, मिस्र की, ये सभ्यताएं सबसे पुरानी थी। तो बेसिकली बोला गया कि जो इनका रूट है वो यहीं से आया है। ठीक है। अब देखिए, बोला गया है, अ फिजिशियन विदाउट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ अ फिजिशियन। रीजन क्या होता है कि कई बार, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाती, या ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो सही नहीं हो पाती। ठीक है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी आपको ये भी बताती है कि आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट किस टाइप का है, आप किस तरीके के गुणधर्म वाले व्यक्ति हो। ठीक है। तो अगर आपको प्लेनेट की नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, तो प्लेनेट एक सिग्निफिकेशन का काम करते हैं। प्लेनेट और कुछ नहीं करने वाले, वो आपको एक सिग्निफाई करते हैं कि भाई ये बॉडी या आपकी बॉडी इस तरीके की है, आपके लिए इस तरीके का खाना, इस तरीके की दवा आपके लिए रिक्वायर्ड। ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक डॉक्टर एक मेडिसिन को डिजाइन कर सकता है, या थेरेपी को डिजाइन कर सकता है कि किस व्यक्ति को कब क्या चीज देनी चाहिए और वो उसको फायदा करे। ये एस्ट्रोलॉजी में आयुर्वेदा और यूनानी इंटीग्रेटेड। इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के जो पुराने टेक्स्ट हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि कौन सी जड़ी किस टाइम पे तोड़नी चाहिए, तो उसमें नक्षत्र भी मेंशन्ड है, और कई जगह समय मेंशन्ड है कि आप इस टाइम और इस टाइम जाके वो जड़ी तोड़ेंगे, उससे औषधि बनाएंगे तो व्यक्ति को फायदा करे। ठीक है। जैसे एक छोटा सा बताते हैं आपको, अगर घर में कभी कोई बीमार है और ऐसी बीमारी है जिसके लिए दवा देने के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इमरजेंसी तुरंत देनी ही देनी है ना। मान लीजिए, सपोज करिए किसी के शुगर डायग्नोज है, 130 140 के आसपास है, तो आप चाह रहे हो कि उसको मेडिसिन दे, तो आप वेट कर सकते हो। तो अगर उसको अश्विनी नक्षत्र जब हो, उस टाइम पे मेडिसिन दी जाए, तो उसकी एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। ऐसा देखा गया है। बच्चों में आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन होता है, स्वर्ण भस्म और भी कई चीजें मिला के एक मेडिसिन टाइप ट्राई तैयार करी जाती है, जिससे बोलते हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है। वैसे तो आप कभी भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर इसको पुष्य नक्षत्र में दें,
पुष्य नक्षत्र पुष्टि का कारक होता है, तो उसकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ता है उस दिन अपने यहाँ, जैसे वैक्सीनेशन होता है वैसे उस दिन आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने यहाँ रखते हैं, या पाइए और उस दिन सर्वप्राशन की ड्रॉप लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली एक आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से है, बहुत जगह कंबाइंड आपको मिलेगी। चलिए, और क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बढ़िया टूल है जो मेडिकल एक्सपर्ट की ये हेल्प करता है कि भले डिजीज का नाम तो नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत सारी डिजीज है और एक एस्ट्रोलॉजर इतनी डिजीज नहीं याद रख सकता है ना। हमने थोड़ा ना 5 साल दिए हैं किसी चीज को पढ़ने के। तो हाँ, हमने अपने ज्योतिष को दिए हैं तो बस वही पता है हमें। तो हम डिजीज का नाम तो भले ही नहीं बता सकते, लेकिन ये पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति में वात बिगड़ा हो सकता है, पित्त बिगड़ा हो सकता है ना, या इसके खाने के कारण प्रॉब्लम है, या इसके लाइफ स्टाइल के कारण प्रॉब्लम है, या ये टाइम पे सोता नहीं है इसके कारण से इसका मेन प्रॉब्लम है। इस तरीके की चीजों को हम व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी में 5 तत्वों, आयुर्वेद भी इस चीज को इंडोर्स करता है। कौन कौन से, हम लोग ने वैसे नक्षत्र के टाइम पढ़े थे, पंचांग के टाइम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये 5 तत्व का कंसेप्ट आपके वास्तु में भी यूज होते हैं, आपके आयुर्वेदा में भी यूज होते हैं। इसमें साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन सब जगह यूज होते हैं। जैसे पृथ्वी, सॉरी, अग्नि पृथ्वी को प्रोड्यूस करती है, पृथ्वी धातु को, धातु पानी को, और जल वुड एलिमेंट जिसे आप एयर भी बोलते हो, मेटल जिसे आप आकाश बोलते हो, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। चलो, अब इसमें बेसिकली बेसिक चीजों को दोबारा से समझते हैं। अर्थ क्या है। अर्थ बोलते हैं पृथ्वी तत्व जो किसी भी चीज की सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर, ठोस चीजें। तो हमारी बॉडी में ठोस चीजें क्या हैं। हड्डियां, दांत, बॉडी के सेल, हमारे ऊपर जो मांस होता है वो, टिश्यूज वगैरह, तो बॉडी में ये पृथ्वी तत्व में आते हैं। इसको छोटा सा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर शरीर के इन हिस्सों में प्रॉब्लम है तो पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है। ठीक है। अब पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है तो हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी तत्व से रिलेटेड कौन से प्लेनेट है, क्या है, अभी दोबारा रिपीट भी करो। या पृथ्वी तत्व की कौन सी राशियां आपने पढ़ी हैं। ठीक है, यानी वहां पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब पृथ्वी तत्व की बहुत सारी 4 राशियां हैं हमारे पास, तो आप देख सकते हो। 3 राशियां, सॉरी, तो आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरा, जल तत्व। सिंपल सा, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड स्टेट है वो जल तत्व आता है। जैसे पृथ्वी का 75% पृथ्वी पे पानी है, हमारी बॉडी में भी 75% लिक्विड है।
तो बेसिकली मेनली क्या है, क्या रिलेट होता है, ब्लड, बॉडी में जो फ्लूइड्स है, बोन मैरो है, ये सारी चीजें कैसे आती हैं, ये आपके लिक्विड में आती है, ठीक है। तो यही आपकी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डिजीज से फाइट करता है और एनर्जी देता है, ये हमें पता है। कहते नहीं, जब भाई बुखार बहुत तेज है तो व्यक्ति को क्या करो, पानी ज्यादा पिलाओ, पानी में, ठंडे पानी में नहला दो। क्यों? क्योंकि जल तत्व डिस्टर्ब हो रखा है। जो बॉडी में डिजीज से फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होते हैं, वो ब्लड में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसलिए वो डिजीज से फाइट करता है हमारा जल तत्व। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, उसको पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन कम है तो व्यक्ति को बहुत आलस लग रहा होता है। तो हीमोग्लोबिन मीन्स रेड ब्लड सेल, वो भी किसका पार्ट है? ब्लड का। ब्लड क्या है? फ्लूइड, यानी कि जल। और ये इतना अच्छा कंसेप्ट है ना, लिटरली आपको बताएं, अगर आप इस चीज को समझोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो जिन्होंने वास्तु भी करी ना, वो समझ जाएंगे इस चीज को, कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड में प्रॉब्लम है, यानी जल तत्व में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो घर के कोने में जहां पे जल तत्व रूल करता है, वो डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे जाएगी। या आपके घर में जल तत्व डिस्टर्ब होगा, भले ही नल की ब्लॉकेज देखने को मिल जाए आपको, पानी बहुत ज्यादा बहता मिल जाए, या घर में सीलन मिल जाए, कुछ भी होगा, जब आप देखोगे कि ये चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं, आप देखना घर के अंदर भी ये चीज जल तत्व दिखाई देगा, ठीक है। आगे आते, फायर। फायर होता है हमें शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देखो, पानी एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, यानी जल तत्व जो कि ब्लड के फॉर्म में है, वो पूरी बॉडी में एनर्जी को पहुंचा रहा है, लेकिन अग्नि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में फूड को जो फैट में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो अग्नि तत्व का होता है, क्योंकि यही फैट जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये हमें चीज हमेशा समझनी चाहिए कि एनर्जी अगर मेरी बॉडी की वीक है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि किस कारण से वीक है। अगर ब्लड के में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो जल तत्व के कारण है, एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन मेरी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही। अगर हीमोग्लोबिन तो सही है, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फूड फैट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो यानी अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आप लोग सुनते हो ना, एसिडिटी हो रही है, कुछ खाया एसिडिटी हो रही, बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसको अगर आप समझो, तो हम जो खाना खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, हम सबको पता है हमारे स्टमक में एसिड होता है, वो क्या करता है, उस खाने को एसिड में मिक्स होता है, ताकि वो इतना डाइल्यूट हो जाए, ताकि आपका आगे इतना, मतलब उसको बोल सकते हैं कि मैशअप हो जाता है, कि आगे आपका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होता है। जब ये एसिड इम्बैलेंस होता है, ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें एसिडिटी फील होती है, हमें उस तरीके के प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अगर एसिड गड़बड़ हो रहा है, तो जल तत्व बिगड़ा है। और हमने कुछ ऐसा खा लिया, जैसे कहते हैं ना, रात में कुछ ज्यादा आपने खा लिया तो दिक्कत करता है,
तो वहां फूड फैट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो अग्नि तत्व बिगड़ा है। और यही जो एसिड होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जठराग्नि। एक्चुअल में तो आयुर्वेद में बॉडी में कई तरीके की अग्नियों के नाम दिए गए, बट बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं वो जठराग्नि। जठ मतलब स्टमक, और वो उसकी अग्नि। ठीक है। तो वो एसिड जब डिस्टर्ब होता है तो जठराग्नि डिस्टर्ब होती है, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है और आगे आपको प्रॉब्लम। ठीक है। इसके बाद वायु तत्व, हमें पता है गैसियस फॉर्म है, हमेशा मूव करता है, हमेशा डायनेमिक रहता है, कहीं नहीं रुकता। ये क्या काम करता है? फायर को बर्न करने का। अब नॉर्मल समझ लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्या है? वायु तत्व। ठीक है। हमारी बॉडी में जब हमें डाइजेशन की जरूरत होती है, तो हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? आपने पढ़ा होगा, अगर किसी भी चीज को आपको जलाना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है ना? कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो नहीं जलेगी। ठीक। तो सेम चीज हमारी बॉडी में है। हम इसीलिए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ताकि ये फायर जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, वो हमेशा जलती रहे, अपने लेवल पे रहे, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म काम करता रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो उस अग्नि को कम करती है, खत्म करती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारे बॉडी का जितना भी ब्रीदिंग का सिस्टम है, सब किस में जाता है? वायु तत्व में जाता है। ठीक। एथर, जिसको आकाश तत्व भी बोलते हैं। ये बेसिकली दो जो एलिमेंट्स होते हैं, जब वो मिल रहे होते हैं, जब मिलते हैं, तो उनके बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने का काम कर। ये बेसिकली, आपको अगर हम बोले, तो जितने भी जो चारों तत्व हैं, उनको जो मिलाने का काम करता है वो यही करता है, आकाश तत्व। ठीक है। अच्छा, जल तत्व, वायु तत्व में हमारे स्पेसिफिकली ब्रीथिंग के अलावा और भी बॉडी पार्ट आते हैं, जैसे वोकल कॉर्ड हो गई। ठीक है। ये सब जो है वायु तत्व के में आते रूल कर। चलो, इन्हीं के बेसिस पे आयुर्वेद में एक थ्योरी है, आप सबने सुनी होगी, त्रिदोष थ्योरी। वात, पित्त, कफ। एक्चुअल में इसे दोष को वर्ड हम बाद में यूज करना चाहिए। सबसे पहले इस पे बोलना चाहिए हमारी बॉडी की प्रकृति किस टाइप की है, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट किस टाइप का है, वात है, पित्त है, कि कफ है। जब ये इम्बैलेंस होता है तब ये दोष में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए इसको त्रिदोष बोल दिया जाता है, कि अगर ये तीनों में डिस्टरबेंस है तो वह बॉडी में कोई दोष हो गया। ठीक है। और ये दोष तीन ही तरीके के इसलिए मान लिए जाते हैं, कि वात इम्बैलेंस होगा, पित्त इम्बैलेंस होगा, या कफ इम्बैलेंस होगा। तो इसी के बेस पे हमारी बनती है त्रिदोषत्व। इसमें आपके काफी अभी आगे देखेंगे हम लोग काम करते हैं। जो फूड होता है हमारा, राजसिक, तामसिक और सात्विक,
या स्वभाव हमारा रासिक, तामसिक और सात्विक, वो भी सब इन्हीं थ्योरी पे बेस्ड है। ये थ्योरी आपको ये बताती है कि हमारे रासिक खाना ज्यादा सूट कर सकता है, या तामसिक हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, या हमें प्योरली सात्विक खाने पे ही रहना है। और ये सेम चीज आपके चार्ट में भी आपको दिखाई देगी। अब क्योंकि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर तो है नहीं, हम कोई नब्ज पकड़ के तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम चार्ट देख के बता सकते हैं कि भाई आप में इन इन चीजों का डिस्टरबेंस हो सकता है। तो वो कैसे चार्ट में देखेंगे आगे देख हम लोग सीखेंगे, बट अभी हमें बेसिक समझना है कि ये क्या होता है। इवन मैं आपको बताऊं, एक हमारे नॉलेज में एक है बड़े अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, काफी पुराने हैं। तो जब हम अपनी वाइफ को उनके पास लेके गए, तो उन्होंने मेरी वाइफ का नेचर पूरा डिस्क्राइब कर, वो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सिर्फ देख के, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, आपका नेचर कैसा है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे हम भी ताज्जुब कर गए, ये क्या बता रहे तो डॉक्टर, ठीक है। तो बाद में जब पता चला तो उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, ये त्रिदोष थ्योरी है। वात पित्त कफ के बेस पे आप सामने वाले का पूरा नेचर बता सकते, या एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर हम नेचर जानते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये वातिक प्रकृति का है, ये पित्त प्रकृति का है, कि ये कफ प्रकृति, ठीक है। और जब उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजीज आएगी तो आप बता दोगे कि किस तत्व के डिस्टरबेंस के कारण ये डिजीज है। उस तत्व को अगर हम बैलेंस कर दें तो व्यक्ति को क्योर होने में हेल्प मिले, सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लैनेट्स को समझते हैं। चलो पहले यहां देख ले, फिर प्लैनेट्स पे आते हैं। पित्त जो है आपका, ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है, अग्नि तत्व और जल तत्व। कफ जो बनेगा, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। और वात जो बनेगा, वायु तत्व और आकाश तत्व, ठीक है। यानी जब किसी व्यक्ति के चार्ट में फायर और वाटर डिस्टरबेंस में होंगे तो पित्त प्रॉब्लम में आएगा, जल और अग्नि होंगे, सॉरी जल और पृथ्वी तो कफ, और वायु और आकाश तो वात। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले ये समझ लेते हैं। प्लेनेटरी लेवल पे अग्नि तत्व को रूल करने वाले दो प्लेनेट, सूर्य और मंगल। पृथ्वी तत्व को रूल करता है मरकरी। आकाश तत्व को रूल करता है गुरु। चंद्रमा और शुक्र रूल करते हैं जल तत्व को। शनि रूल करेंगे वायु तत्व को। और राहु और केतु जिस साइन में होंगे उस साइन के लॉर्ड की तरह उस तत्व को वो रूल करें। ठीक है, परेशान मत होइएगा, हम लोग बहुत आराम आराम से चलेंगे, ये बेसिक है। ठीक। अब मंगल की अग्नि और सूर्य की अग्नि में क्या फर्क है, ये समझो।
मंगल अग्नि तत्व है। ये अग्नि रूल हो करता है जो आपकी बॉडी में एक्शंस होते हैं, उस अग्नि पे काम करेगा। हम चलते हैं फिरते हैं, है ना, हम कोई भी जो कर्म कर रहे हैं, जो एफर्ट डाल रहे हैं, उसके लिए जिस अग्नि की जरूरत है, उसको जन का काम होता है मंगल। सूर्य की अग्नि वो अग्नि है जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के काम आती है, या एनर्जी जनरेट करने के काम आती है। मींस मार्स वो एनर्जी, वो अग्नि जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी हुई है उसको यूटिलाइज करता है, और सूर्य उसको जनरेट करता है। इसीलिए अगर किसी के चार्ट में सूर्य पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं कि सेल्फ रेडियंट। और अगर वो सूर्य की अग्नि बिगड़ी हुई है, तो प्राइड। मतलब अगर किसी के सूर्य योग कारक हैं और वो उच्च के हैं, तो वो अग्नि अच्छी हो गई, तो ऐसा व्यक्ति बोलते हैं सेल्फ रेडियंट। लेकिन वही वो अकारक हैं, नीच में हो गए, 6 8 12 में चले गए, तो घमंड। तो मीन्स अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा प्राउड है, तो आप उसको बोल सकते हो, समझ सकते हो कि इसकी अग्नि वीक है। कौन सी अग्नि वीक है? जो सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य से रिलेटेड अग्नि हमारी मेनली ज्यादातर कहाँ आती है? जठराग्नि, जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। आपको ऐसे लोगों में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दिखाई देगी। जिस व्यक्ति को घमंड हो, आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है। अगर मंगल की अग्नि गड़बड़ है, तो उसमें पेशेंस नहीं होगा। और अगर मंगल की अग्नि अच्छी है, तो किसी भी काम को समझ बूझ के करने की का उसमें करेज होगा। हड़बड़ी नहीं दिखाएगा। उसके अंदर करेज होगा कि मैं किसी भी रिस्क को हैंडल कर लूंगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करेगा। ठीक है। अब छोड़ा, आपको इसमें वास्तु टिप भी दे देते हैं। जिसकी सूर्य की अग्नि गड़बड़ होगी उसका ईस्ट डायरेक्शन चेक कर लीजिए, जिसकी मार्स की अग्नि गड़बड़ होगी उसका साउथ डायरेक्शन चेक कर लीजिए, आपको वहां पे प्रॉब्लम दिख जाए। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या होगी? उसके दुश्मन जो ग्रह होंगे वहां बैठे होंगे। मंगल जिसको शत्रु मानते हैं, या फायर जो अग्नि है, अग्नि को कौन खत्म कम करता है? जल तत्व। तो हो सकता है वहां पे जल तत्व की अधिकता हो। ठीक। चलिए। या मास जैसे हमारा किचन है, किचन में प्रॉब्लम दिख सकती है आपको। ठीक है। सेम इसी तरीके से मरकरी। मरकरी अर्थ पृथ्वी तत्व है। हम लोगों ने पढ़ा कि स्किन का कारक, जो अंदर की स्किन होती है, वो मरकरी है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पृथ्वी तत्व किस चीज का कारक है? हमारी बॉडी में फ्लैश का, मांस का। इसी मांस के ऊपर ही त्वचा होती है। तो इसलिए जब इसमें गड़बड़ होती है तो मरकरी से रिलेटेड रेमेडी देते हैं। इसीलिए दांतों को मरकरी से रिलेट करते हैं। ठीक है। बेसिकली
मरकरी इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। किसी का अर्थ तत्व पृथ्वी तत्व अच्छा है, आपको उसका कम्युनिकेशन अच्छा मिलेगा, उसकी इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्टिव होगी। और अगर वो पृथ्वी तत्व बिगड़ा है तो उसकी इंटेलिजेंस आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगी। मीन्स इंटेलिजेंस तो रहेगी लेकिन आप उसको इस तरीके से देख सकते। ठीक है। जुपिटर आकाश तत्व, जो किसी भी चीज के एक्सपेंशन को शो करता है, ग्रेस को शो करता है। तो अगर जुपिटर पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति लोगों पे फेथ करेगा, रिलीजियस रहेगा, प्रिंसिपल्स माइंडेड रहेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है तो समझ जाइए आकाश तत्व उसका बिगड़ा है। ठीक है। वीनस वाटर का है, इमोशंस को, लाइफ के प्लेजर्स को रीच करता है। पॉजिटिव एक्सप्रेशन ये है कि ऐसा व्यक्ति कंपैशनेट होगा, लोगों से अच्छा व्यवहार रखना चाहेगा, साफ सुथरे तरीके से रहना चाहेगा। निगेटिव होगा तो सेल्फ इंटेलिजेंस आप में दिखाई देगा। सैटर्न वायु तत्व को रूल करता है। अगर अच्छा है व्यक्ति डिसिप्लिन रहेगा, निगेटिव है तो फेथ नहीं रहेगा। ठीक है। चंद्रमा इमोशंस को शो कर रहा है आपके। ठीक है। पॉजिटिव है तो कंपैशन रहेंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो ओवर सेंसिटिव। मीन्स कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा आपको उसका जल तत्व बिगड़ा मिलेगा। ठीक है। और हमें पता है जब की भी चीज में ओवर लग जाता है तो किसी भी चीज को ओवर करने वाला प्लेनेट कौन सा होता है बताइए। किसी भी चीज को ओवर यानी अति, अति करने वाला प्लेनेट कौन सा होता है? राहु। तो ऐसे लोगों के चार्ट में आपको राहु और मून का संबंध जरूर देखने को मिल जाएगा। ओवर सेंसिटिव। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा पित्त बनता है अग्नि तत्व और जल तत्व से। ठीक। यानी अगर किसी के चार्ट में सूर्य और चंद्रमा आपस में रिलेशन बना रहे हो लेकिन इनमें से एक नेगेटिव हो तो उसका पित्त इम्बैलेंस हो सकता है। अब इसको एक नॉर्मल थ्योरी जो 5 एलिमेंट वाली है उससे देख सकते हो आप। अग्नि को कौन बुझाता है? पानी। ठीक है। और पानी को कौन उबाल के खत्म कर देता है? अग्नि। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो व्यक्ति को पित्त संबंधित समस्या हो सकती है। अब पित्त संबंधित समस्या है, हमने चार्ट उठाया, देखा सूर्य और चंद्रमा में कौन गड़बड़ है।
जो प्लेनेट हमको गड़बड़ दिख रहा है उससे एसोसिएटेड रेमेडी दे दी। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है, अगर उसको कम करने की जरूरत है तो कम कर देंगे, और अगर बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा देंगे। ठीक है। आप आप समझ भी सकते हो कि किसका पित्त कैसे गड़बड़ है या क्या है। जो पित्त होता है उसके फिजिक जब पित्त गवर्नड पर्सन होता है उसके फिजिकल फीचर क्या होते हैं? थोड़ा सा एग्रेसिव मिलेगा, ठीक है, बोलते हैं हॉट इन नेचर, लेकिन रोबस्ट रहता है, हर चीज को एक्सेप्ट करता है, सबसे मिलेगा बोल करेगा, और कोई भी काम करेगा तो वार्मनेस का मतलब गर्म जोशी के साथ कर, अच्छा पित्त वाला है। बॉडी साइज मीडियम होगा, इनबिल्ड होगा, मसल्स वगैरह प्रॉपर रहेंगी, चेहरे पे चमक होगी, गोरा नहीं बोलेंगे, चमक होगी। ठीक है। अक्स लालपन मिल सकता है चेहरे पे हल्का सा। आप कभी भी उसको हाथ वगैरह मिलाओगे तो हमेशा बॉडी आपको वार्म फील हो। ठीक है। हो सकता है कई जगह आपको उसके तिल या मस्से वगैरह भी मिल जाए। आपको पित्त वाले व्यक्ति के अक्सर मुहासे वगैरह भी देखने को मिले। मतलब किसी को आपको मुहासे वगैरह दिखते हैं तो आप समझ सकते हो कि ये पित्त प्रधान व्यक्ति है। ठीक है। ऐसे लोगों को टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट और ह्यूमिडिटी से। क्योंकि पित्त प्रधान है ना, अग्नि तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है अंदर शरीर में, अभी धूप में निकल गए तो क्या हुआ, और ज्यादा अग्नि का प्रभाव आ गया, एक्सेसिव फायर हो गया। ठीक। इनको ज्यादातर मसल से रिलेटेड, टिश्यू से रिलेटेड, स्पेशली कंधा है, मिडिल बैक है, यहाँ पे अनकंफर्ट रहता है, स्ट्रेस वगैरह रहती है। अगर ये अपनी डाइट को, हेल्दी डाइट को स्किप करेंगे तो आपको अक्सर इनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ मिल जाएगा, और ये इरिटेशन इनको होता है। ठीक है। अगर किसी का पित्त बिगड़ा है, किसी का भी, और स्पेसिफिकली जब हम फीमेल्स में बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में सन का रोल नहीं आता है, मून एंड मार्स। मार्स हमारा ब्लड है, मून फ्लूइड है। मार्स फायर एलिमेंट है, मून वाटर एलिमेंट है। ठीक है। तो या अगर किसी भी वुमेन की हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो समझ जाइए पित्त गड़बड़ है। चार्ट उठा लीजिए, मंगल और चंद्रमा देख लीजिए, अग्नि तत्व या जल तत्व की राशियां देख लीजिए, जिसके ऊपर से एफिलिक्शन ज्यादा आ रहा है उस एफिलिक्शन को रेमेडी दे दीजिए, प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे सॉल्व होती दिखाई। ठीक है। इसीलिए बोला था कि अब जब इस पार्ट पे आ रहे हैं तो हमें प्लेनेट की, राशियों की, हाउसेस के सिग्निफिकेंस बाय हार्ट याद होने चाहिए। अदरवाइज कहीं कहीं आप लोग को ये बाउंस कर जाए। इनको अच्छी नींद के लिए पित्त वालों व्यक्ति को बोला जाता है, जब सोएं तो पैर की तरफ और सर की तरफ मोमबत्ती जला लें, रेमेडी बोली जाती है, तो स्लीप साइकिल्स इनकी अच्छी हो जाती है। जनरली लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, फोकस्ड होते हैं। ठीक है। अग्रेशन आपको दिखाई देगा,
कॉम्पिटिटिव नेचर के दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा वर्कोलिक दिखाई देंगे। अब वर्कोलिक मतलब अगर कोई हाउस वाइफ है तो अपने घर के काम काज में ज्यादा आपको इन्वॉल्व दिखाई देंगे। ठीक है। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटीज मिलेंगी और कन्वर्सेशन अच्छे। ठीक है। इतना समझ में आया? पहले यहां तक बात करते हैं, फिर आगे हम चलेंगे कि ओवर ना हो जाए बस। यहां तक कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लो। किसी की है कोई क्वेरी? उसकी सब आ गया समझ में? बोले संजीव जी। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया कि जो पित्त है, अगर मून डिस्टर्ब्ड होता है तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या जिसका जन्म अमावस्या में है, जिसमें कि मोस्टली हम काउंट करते हैं कि मून एफ्लिक्टेड है या मून डिस्टर्ब्ड है, तो हर व्यक्ति जो अमावस्या में जिसने जन्म लिया है, क्या उसमें पित्त से रिलेटेड इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम आएंगी क्या, इसे एज अ रूल? खाली एक रूल पे नहीं चलते हैं। अमावस्या का जन्म हो, उस पे मैलेफिक प्लेनेट का इम्पैक्ट आ रहा हो, तब आप प्रॉपर लोगे। ठीक है ना? तो हर, हाँ, अमावस्या पे जन्म या अमावस्या के पास वाले जन्म पे व्यक्ति में प्रोन टू ये हो सकता है कि उसका जल तत्व बिगड़ा हो। ठीक है। या आप उसको बोल सकते हो जल तत्व बिगड़ा तो है। अब कितना बिगड़ा है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका किस किस प्लेनेट के साथ संबंध बन रहा है, षडबल में वो कैसा है, केंद्र त्रिकोण में है कि 6 8 12 में चला गया है। तो ये सारी चीजें देखोगे। जितना जितना एफ्लिक्शन बढ़ता जाएगा उतना उतना जल तत्व बिगड़ता चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जिनका अमावस्या पे जन्म है या कृष्ण पक्ष का जन्म है, उनको एडवाइस करी जाती है कि वो चांदी के गिलास में पानी पिए। ठीक है। जिनका भी जन्म आपको अमावस्या के पास का मिलेगा और मून जितना ज्यादा एफ्लिक्शन में जाता जाएगा, आप देखोगे उनकी हैबिट होगी कि वो पानी कम पिएंगे। ठीक है। और वो पानी कम पिएंगे तो नेचुरल सी बात है, बॉडी में क्या बढ़ जाएगी? फायर बढ़ जाएगी, क्योंकि जी सर। जल ही अग्नि को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही पानी कम होगा, अग्नि बढ़ेगी तो पित्त बढ़ जाएगा, पित्त जी सर। इम्बैलेंस हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक तो है, ओके पित्त सर, से थैंक यू सर। रिलेटेड जो भी अभी हम लोग आगे रोग वगैरह पढ़ेंगे, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। बोलिए दीर्घायु जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर आपने जब एक चार्ट दिखाया अभी, तो एक उसमें आपने एक बोला था, मतलब एक पॉइंट था कि सूर्य अगर 12th हाउस में होता है तो काफी बोल सकते हैं कि प्राइड और ये सब चीज आती है पर्सन के में। हम्म। सर तो ये मतलब मैंने जो 2 3 चार्ट देखे हैं, और भी जो चार्ट्स हैं उसमें सर एक ये वाला ट्रेड ना मेरे को पर्सनली बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि साथ में हमेशा जुपिटर या मर्क्यूरी रहा है। तो इसके लिए सर कुछ? देखो बात समझो ना, हम जब किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो हमें ये हाँ। चीज देखनी पड़ेगी कि उस पर एफ्लिक्शन कितना आ रहा है। हाँ। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि एफ्लिक्शन सिर्फ जरा जरा से एफ्लिक्शन को हम मान लेंगे। जी सर। जितना ज्यादा एफ्लिक्शन आएगा उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक है सर। ठीक है। अब जो वहां पे बात आई थी वो ये था, अकारक सूर्य, जिसके चार्ट में सूर्य हाँ। अकारक है, हाँ। वो उच्च का होके जाके बैठ गया। हाँ। तो सूर्य 12th हाउस में मान लीजिए उच्च के बैठे हैं, हाँ। तो वृषभ लगन का चार्ट हो गया। इसमें धनु लगना चार्ट है सर। आपको क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ।
हाँ नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं जो बोल रहा था वो बोला, हाँ। अब धनु लगन के चार्ट में सूर्य कारक है कि अकारक है? कारक है सर अभी तो। हैं? कारक होंगे। कारक होंगे। वृश्चिक हाँ। राशि में बैठे हैं, हाँ। मित्र की राशि में। हाँ। तो हाँ कहाँ दिक्कत समझ गया आएगी सर। खुद? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ। बोलिए विक्रम जी। चलिए, जो आपने चंद्र और राहु का या जो ये बताया कम्युनिटी रिलेशन बताया कि ये दृष्टि को भी मानेंगे हम उसमें। सर संबंध मतलब कैसा भी संबंध, साथ अगर बैठ दृष्टि से जाएं, हमारे ऊपर। देख साथ बैठ जाएं, देख लें, ठीक है, ठीक है, कैसा भी हो। तो उसको अफेक्ट चंद्रमा करेगा। राहु का डिस्पोजिटर बन जाए, यानी राहु कर्क राशि में बैठ जाए, हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, कोई और क्वेरी? बोलिए रूपाली जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा सर, इसमें टाइम नहीं गिनने का जो आपने रिलेशन बताया, जैसे सन मून है, वो टाइम में रिलेशन बना रहे तो वो नहीं कि मतलब दृष्टि और वो साथ में बैठे वही गिनने का, टाइम गिनने का या नहीं? अरे रूपाली जी, आप लोग बीएनएन में क्यों चले जाते हो? नहीं मतलब टाइम इसमें नहीं आता। नहीं लेना है हमें। किसी भी ओके। चीज को मिक्स ओके। मत करिए। ओके। आप देखो, एक बात समझो। ओके। आप अगर केपी फॉलो कर रहे हो तो केपी करो, वैदिक फॉलो ओके। कर रहे हो तो वैदिक करो, बीएनएन फॉलो कर ओके। रहे हो तो बीएनएन करो, ओके। ठीक है। तो अगर आप हाँ। सारे सिस्टम फॉलो कर डालोगे तो कुछ हाँ तो नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन हो। आप एक बात ओके। सोचो, हमने संबंध की बात करी। अब हम्म। प्लेनेट कंजंक्शन में हो या हम्म। ट्राइन में हो, तो आधे से ज्यादा तो आपके कॉम्बिनेशन ऐसे ही बन जाएंगे। हाँ। फिर राइट। और सर, हाँ ये रिलेशन अभी अब इतना तो पता चल गया कि साथ में हो, दृष्टि कर रहे हो या फिर जैसे राहु है उसके नगर वो उसके दृष्टि हो, डिस्पोजिटर राशियों बने। का एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है ना, इस हाँ तरीके से कुछ। वो सब। अच्छा सर, इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे सूर्य है तो वो चंद्र के नक्षत्र में चला गया, या मून है वो अभी सूर्य के नक्षत्र वाले नक्षत्र में। लेवल को छोड़ दीजिए। अभी हम लोग सिर्फ ठीक है। एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और उसी से ठीक है सारी सर। चीजें आपकी निकल आएंगी। हमको ठीक उतना है। डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके ठीक है। ठीक। ओके सर, थैंक यू। जी रेहाना जी। सर, जैसे धनु लगन के लिए सूर्य जो है वॉइस नहीं आ रही आपकी रेहाना नाइन्थ जी। भाव। सर अब आ रही है? बहुत धीमी आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ, बोले सर, जैसे धनु लगन के लिए आपका सूर्य जो है कारक ग्रह है, ठीक लेकिन है। सर अगर सूर्य जो है अष्टम में चला जाए, और हम्म। आपका अष्टम हो गया, आपका सिंह राशि का लॉर्ड हो गया, अगर चला गया आपके कर्क राशि में, तो सर वो तो जल तत्व में है, तो सूर्य तो वहां बैठ गया, अष्टम है वो, और मून का एस्पेक्ट कर रहा है, सेवेंथ एस्पेक्ट, तो सर पित्त का प्रॉब्लम हो सकता है ना? आप बताओ। पहले ये समझो, पहले अभी पित्त पे मत हाँ। पहुंचो। पहले ये अच्छा सर। समझो, एट्थ हाउस का लॉर्ड पहले धनु लगन के लिए वो कारक है ना। जी सर। वो चला गया कर्क राशि में, यही कह रहे हो आप? नहीं सर, जैसे कर्क राशि से, यानी कैंसर का लॉर्ड है मून, वो चला गया आपका कैप्रिकॉर्न में। ऐसे बताओ। अभी आप पहले हाँ। सन की बात कर रही थी ना, जी जी जी। तो हम सन पे रहते हैं, जी सर। ठीक है। हम्म। धनु लगन में सूर्य किस भाव के स्वामी बनेंगे? नाइन्थ का। नाइन्थ के। ये हाँ, किस हाउस में चले गए? ये आपके एट हाउस में चले गए, यानी कि अष्टम में कर्क, कर्क राशि में चले गए। जी जी। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में जाता है तो अच्छा है कि वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? नहीं सर, वीक होगा। वीक होगा, करेक्ट।
अग्नि तत्व का स्वामी जल तत्व में चला गया, अच्छा होगा कि वीक होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? नहीं सर, वीक होगा। नहीं, वीक वीक होगा। होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट वीक हुआ? रियानी जी वॉइस आ रही है? जी सर, कह सकते हैं। हाँ हाँ सर, अब आ रही है। क्या हम बोल सकते हैं कि अग्नि तत्व वीक हुआ? हाँ सर, बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए चंद्रमा पे। जी। चंद्रमा कहाँ पे बैठे हैं? कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉन में। हाँ। कैप्रिकॉन जो है आपकी सेकंड हाउस में है। जी। सूर्य और चंद्रमा का रिलेशन बन गया। सर। अभी कैप्रिकॉन कैसी साइन है? जल तत्व नहीं, अर्थ साइन है। है अर्थ है। अर्थ है। हाँ। जल अगर अर्थ पे जाएगा तो क्या होगा? क्या जल को नुकसान पहुंचेगा? जी सर। कैसे पहुंच जाएगा? नहीं सर, जैसे अब्जॉर्ब हो जाता है तो वो अर्थ के लिए वाटर एलिमेंट तो सर अच्छा हो गया जी। अर्थ के लिए अच्छा हुआ, लेकिन जी, वाटर के लिए नुकसानदायक हो गया। नुकसान है। तो जी। मेरा यहाँ अग्नि तत्व भी वीक हुआ, जल तत्व भी वीक हुआ, तो पित्त क्या होगा? पित्त सही बिगड़ रहेगा जाएगा कि सर। बिगड़ेगा? नहीं, बिगड़ेगा। तो पित्त बिगड़ गया। जी। तो पित्त बिगड़ने पे क्या क्या हो सकता है? एक आध चीज है, बाकी डिजीज हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी सर। तो सर इसमें जैसे पित्त अगर बिगड़ता है तो एक्सेसिव जैसे गर्मी लग सकती है पर्सन हम्म। को। हम्म। और एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो सकता है बॉडी में, या तो डाइजेशन हीट प्रॉब्लम हो बहुत सकता ज्यादा है। प्रोड्यूस हो जाएगी, या हम्म। हीट एकदम कम हो जाएगी। जी। इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है। जी सर। आपको चीज देखने को मिलेगी। जी दूसरा, सर, थैंक यू सर। हाँ। वाटर एलिमेंट जब डिस्टर्ब था तो क्या क्या प्रॉब्लम? वाटर किस चीज को रूल करता है आपका? ब्लड को, वाटर बॉडी फ्लूइड, हाँ। बॉडी फ्लूइड का। ठीक है। हाँ। तो बॉडी में स्पेशली जितना भी आपका वाइट तत्व है ब्लड के अंदर, जैसे प्लाज्मा हो गया, ओके। आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, हाँ। इसमें आपको ब्लड में डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। तो उससे व्यक्ति की इम्यूनिटी भी आपको वीक होगी। क्योंकि सन तो सन सर हमारी इम्यूनिटी के भी कारक है, तो सन जब अष्टम में है तो इम्यूनिटी ऐसे भी वीक होगी। सन जो इम्यूनिटी के कारक है वो खुद भी वीक है, और जो जी। बॉडी में इम्यूनिटी से फाइट करने वाला तत्व है डब्ल्यूबीसी, वो भी वीक हो रहा है। जी। तो ओवरऑल व्यक्ति प्रोन टू डिजीज रह सकता है, जल्दी जल्दी कोई भी बीमारी हो सकती है उसको। जी सर। ठीक है। जी। क्लियर आ गया? हाँ सर, एकदम। तो जिसका थैंक यू सर। चार्ट है, क्या उसमें चीजें देखने को मिलती हैं? सर, प्रोन टू डिजीज तो नहीं है, मगर वो आपके एलर्जी वगैरह, हॉट फ्लैशेस वगैरह ये सब तो होते रहते हैं। ठीक है। तो प्रोन टू जी सर। डिजीज मतलब यही होता है कि कोई भी बीमारी अच्छा। अक्सर हाँ। होती रहे। हाँ सर, अक्सर होती है। हाँ। क्लियर? थैंक- समझ में जी आ सर। गई चीज? जी। चलो, कोई और क्वेरी किसी की? नहीं है। अच्छा रेहाना जी, एक सेकंड अनम्यूट करिए जरा। जी सर। जिसका भी आप ये चार्ट देख रहे हो, जी। जी सर। उसके नॉर्थ डायरेक्शन में क्या रखा है और ईस्ट डायरेक्शन में क्या रखा है, ये बताओ। या क्या कलर है, कुछ बताओ। सर नॉर्थ डायरेक्शन में इनका सर एक ओपन स्पेस है, एक टेरेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। और हाँ। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है सर, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टोरेज रूम है। आ गया अर्थ, जी। मून अर्थ एलिमेंट में है। जी। पूरा कंप्लीट नॉर्थ को गवर्न करता है, बाकी 16 डायरेक्शन तो बाद में आती हैं। जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट भी जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे जी पृथ्वी सर। तत्व देखने को मिल गया आपको। हाँ, मिल गया सर। कलर ईस्ट का जी। बता दो मेरे को क्या है।
सर इनके इसमें वॉशरूम्स है, वो भी एक नहीं दो। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो जी सर। आप ऐसे सिर्फ सोच के कि पित्त गड़बड़ है, सन मून देख लिए हमने, फायर और वाटर एलिमेंट दोनों को समझ लिया, आप समझ सकते हो वास्तु दोष कहाँ है सर। जी सर। ठीक? सर रेमेडीज पार्ट पे कराएंगे ना आप, इसका क्या रेमेडी होगा? रेमेडी में वास्तु हम ऐसे नॉर्मल होगा, लेकिन ये वास्तु वाला आपको हम कंसेप्ट देते चल रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। और ये जो कंसेप्ट आपको मिल रहा है ना, मैं लिटरली बताऊं आपको, कहीं वास्तु वाले भी नहीं बताने वाले, और ना उनके जी सर। वो उस लेवल पे जाएंगे। ठीक। जी सर। हाँ जी, कोई और क्वेरी किसी की? नहीं है? आ गया सबको क्लियर? बोलिए विक्रम जी। तो ये जो भी आपने वास्तु के बारे में बताया है, हम्म। तो अगर हम एक घर में अगर प्रॉब्लम है तो सबको दिखनी चाहिए ना, किसी एक कुंडली में कैसे दिखेगी? डिपेंड करता है, पहली तो चीज ये है कि हम सब अलग अलग हैं, हाँ जी। तो क्यों सबको प्रॉब्लम करेगा? जिसका वो तत्व मतलब बिगड़ा, क्योंकि जिसका रहेगी। जो जिसका तत्व बिगड़ा है, जो घर से सिंक कर रहा है, उसी का गड़बड़ होगा। सबको क्यों करेगा वो? तो मतलब अगर उसकी एक पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली के हिसाब से जो उसको दिखाई देता है, तो उसके अगर चेंज करेंगे, सर अगर हम वास्तु उसके जब हिसाब से होता है ना, तो वास्तु जब करते हैं ना, तो वास्तु में हाँ, चार लोग, देखो चार लोग घर में रह रहे हैं ना, तो चारों एक हाँ, तरीके से नहीं रहते। हो सकता है तीन बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, चौथा एक कोने में बैठा हो। नहीं सर, मेरी इसमें डाउट थोड़ा ये है कि मान लो हमने एक कुंडली हमारे पास आ गई, हमने उसके हिसाब से तो वास्तु सर उसका जिसके बता दिया। हाँ, तो वो तत्व जहां गड़बड़ है घर में, और जिसका चार्ट हाँ उससे हाँ। सिंक कर रहा है, उसी को गड़बड़ करेगा ना। आप नहीं, जैसे अगर बहुत हमने सारे, उसमें अब वो आप नॉर्मल रेमेडी। वास्तु के लिए पढ़ते हो कि साउथ का एंट्रेंस खराब होता है, लेकिन कई लोगों के लिए हाँ अच्छा जी, हाँ होता जी। है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो एक एक आदमी के हिसाब से उसको बता दिया तुम ये रेमेडी कर लो ठीक हो जाओगे, वास्तु वास्तु के हिसाब से रेमेडी उसको बता दी, अगर वो रेमेडी किसी और मेंबर को नुकसान करके तो कैसे करेंगे? इसीलिए सबकी रेमेडी अलग अलग होती है विक्रम जी। तो फिर हमें उस घर में रहने वाले सब लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ जी, सबके लिए अलग अलग रेमेडी होती है। इसीलिए बोला जाता है, अगर मान लीजिए किसी को आपको मंगल का उपाय देना है और मंगल का मंत्र हाँ ही जी। देना है, तो किसको कौन सा हम्म। मंत्र सूट करेगा, वो सब अलग अलग है। आप सबको एक ही वे में नहीं दे सकते हो। नहीं नहीं, सर मेरा डाउट कुछ सेम और है। सेम वही है। घर में चार लोग हैं, चारों के लिए नहीं अलग आपको रेमेडी डिजाइन करनी पड़ेगी। नहीं सर, मेरा डाउट ये है कि एक आदमी आया घर से, तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि उस घर में कौन रहता है, मैंने उसको ये बता दिया भाई ये तेरे घर में इस जगह प्रॉब्लम है, उसने वो प्रॉब्लम उसके हिसाब से ठीक कर ली, मगर फिर दूसरा को वो प्रॉब्लम देने लगी, फिर वो आएगा आपके पास, क्यों आएगा वो? उसको तो वैसी प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम दे रही है। क्योंकि हो सकता है वो उसको प्रॉब्लम दे रही हो। तो कैसे दे देगी? ऐसे थोड़ा दे देगी प्रॉब्लम। जिसके चार्ट से लिंक होगा उसी से तो करेंगे। नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। तो रहने दीजिए। नहीं सर, मेरी विक्रम भी जी, वही सारी चीजें मुझे। देखनी है आपको, दशाएं भी हाँ जी। देखनी है। दूसरे की दशा नहीं चल रही होगी, उस प्लेनेट से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कई बार सर गलत हिट भी तो कर जाती है ना चीजें, क्या चीज? चीज गलत हिट भी कर जाती है, मैंने उसको अगर बता दिया भी ये तो आप कोई मत कोई करिए भी इशू वास्तु। है उसका। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वास्तु वाले पार्ट पे मत हाँ। जाइए। हम आपको इसीलिए वास्तु कंप्लीट सिखा भी दे रहे हैं यहाँ पे भी। हमने खाली आपको एक कंसेप्ट दिया है कि अगर आपको वास्तु करना ठीक। है तो आप इस तरह से देख सकते हो। हम्म। ठीक है, ठीक है। खाली आपको ठीक है। कंसेप्ट पकड़ाया है। आप इस ठीक है। कंसेप्ट के बेस पे अगर आपको वास्तु आता है तो आप आगे उसको कर सकते हो।
नहीं आता है तो आप वास्तु वाला पाठ मत करो। ठीक है सर, उसको उसका अलग ही रखे उसको तो मैं, जी। अगर कॉन्फिडेंस ना आए तो उसका अलग ही खाली रखे। आपको समझाने के लिए और आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये बात हुई है कि हर ठीक है एक सर। चीज आपस में इंटरलिंक है। आपका घर, ठीक है आपका सर। शरीर, आपका हाँ। मन और आपकी कुंडली, हाँ जी। ये सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। बोलिए पारुल जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर जब यहाँ पे हम फायर और वाटर की बात कर रहे हैं फिफ्थ में, हम्म, सर जैसे फायर को मार्स हो गया सर, हेलो, बोलिए बोलिए। और सर वाटर मून। सर अगर जैसे मकर लगन की कुंडली है ठीक है। सर, 9th हाउस में सैटर्न और मार्स आ गए सर, 6 नंबर की राशि में, एक तरफ तो सर नॉर्थ की डायरेक्शन पानी की हो गई, हम्म। और साथ में 6 नंबर की जो है वो अर्दी साइन हो गया। जी। तो सर ये दोनों अपने आप में, सर वहां पे सैटर्न और मार्स बैठ गए, एक अर्दी साइन बैठ गया। आप साइन देखिए। सर साइन तो अर्दी हो गया। बस अर्धी साइन देख लिया आपने। ठीक है। हाँ अर्धी जी। साइन कहाँ आपके, मतलब किसी के भी घर में कौन सी डायरेक्शन को रूल करता है? सर साउथ। अर्थ कहाँ कहाँ आती है? अर्थ एलिमेंट घर में कहाँ कहाँ आता है? सर 2 6 10 का ही होगा ना फिर, अगर वैसे देखें तो। अभी उसको आप अलग करोगे। ओके। जब आप वास्तु करते हो तो अर्थ एलिमेंट कौन से डायरेक्शन में रूल करता है? सर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। पहले वहां को पकड़ लो। और कौन से डायरेक्शन को रूल करता है? तो वो तो नहीं होगा। चलो, सर कोई साउथ। बात नहीं। आपने देख दो चीजें देखोगे। एग्जाम्पल के लिए साउथ वेस्ट देखा। ठीक है। वहां पे सैटर्न बैठे हैं और मार्स है। सैटर्न और ओके। मार्स ही बता रहे हो ना आप? हाँ सर 6 नंबर में। वहां पे सैटर्न और मार्स मिल जाए। ठीक है। हाँ जी। दूसरा, जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन रूल होती है जेमिनाई की, वहां पे भी सैटर्न और मार्स मिलेंगे। ठीक। वहां पे भी मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना होगा जब हम रेमेडी पार्ट पे जाएंगे? मेरे को जिस तत्व को मेरा इम्बैलेंस हो रहा है उससे रिलेटेड ही डायरेक्शन में जाके आइदर नॉर्थ या साउथ वेस्ट, आपको वो प्लेनेट की निगेटिविटी वहां से हटानी। ठीक है। और ये क्लियर है। जब आप कोई भी चीज ईस्ट डायरेक्शन में करोगे उसका इंपैक्ट वेस्ट में जरूर जाएगा। ठीक है। इसलिए बैलेंस करने पर आप कुछ नॉर्थ में करोगे उसका इंपैक्ट साउथ में जरूर जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ करोगे तो इसका इंपैक्ट साउथ वेस्ट में जरूर जाएगा। आप साउथ ईस्ट में करोगे तो इसका इंपैक्ट नॉर्थ वेस्ट में जरूर आएगा। तो इसीलिए एलिमेंट बैलेंसिंग होती है। खैर अभी हम वास्तु पे नहीं जा रहे हैं, मतलब खाली हाँ। हमने आपको एक कंसेप्ट बताया है। आप उसको देख के अगर आपको वास्तु आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो वास्तु के टॉपिक को यहीं पार्क कर देते हैं। अब आगे चलो। चलो, अब कफ में क्या होता है? कफ में आते हैं दो एलिमेंट, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो अगर किसी के जल और पृथ्वी तत्व गड़बड़ है तो वह व्यक्ति को कफ दोष हो सकता है। ठीक है। अब जो व्यक्ति कफ को रूल करता है उसके फिजिकल ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? पहली बात तो वाटर डोमिनेट करेगा उस पे, तो सेंटिमेंट्स अच्छे हो सकते हैं,
इमोशनली गवर्न करने वाला व्यक्ति होगा, फीचर्स आपको सॉफ्ट मिलेंगे, कूल माइंडेड रहने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा वो। ठीक है, बॉडी फ्रेम थोड़ा बड़ा और बल्कि मिलेगा आपको। ज्यादातर ऐसे लोग आपको ओवरवेट मिल जाते हैं। ठीक है, आप क्योंकि कफ में वाटर एलिमेंट आता है, तो वैसे व्यक्ति ऑयली नेचर भी, मतलब स्किन ऑयली भी हो मिल सकती है आपको। उसके बाद अगर इनके इमोशंस गड़बड़ हुए या इनका एनवायरनमेंट गड़बड़ हुआ तो इनकी टॉलरेंस खत्म हो जाती है। कफ गड़बड़ होने पे ऐसे व्यक्ति बॉडी में जो फंक्शंस गड़बड़ होते हैं, व्यक्ति को कोल्ड हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, भूख हो सकता है कम रहे, बट जो मोशंस वगैरह है वो प्रॉपर होंगे, लेकिन यूरिनेशन कम होगा क्योंकि जल तत्व बिगड़ा है। कफ बिगड़ने पे जो वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती तो रेगुलर है, लेकिन उसमें पेन मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत हो सकता है उस समय फीमेल अपने आप को डिप्रेशन में फील करे। तो जितने भी फीमेल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से ले सकती हैं कि अगर उनके ड्यूरिंग द साइकिल अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है बट साइकिल रेगुलर है, तो पित्त गड़बड़ है, आप इमिडिएटली पित्त सही कर सकते हो। अगर साइकिल रेगुलर है, थोड़ा पेन है और आप उस समय अपने आप को थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहे हो, तो कफ गड़बड़ है। कफ वाले व्यक्ति ज्यादातर सोते बहुत है, और अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो वो और ज्यादा सोएंगे। वाले प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ना बहुत ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते, बहुत इजी गोइंग होंगे, फन लविंग होंगे। ठीक है, आराम आराम से बोलने वाले बोलेंगे, हर चीज उनको आराम आराम से करने वाले होंगे, एकदम कूल जिसे आप बोलते हो, वो आपको कफ वाले मिलते। ठीक है, वात बेसिकली वायु तत्व और आकाश तत्व से मिलके बनता है। स्मार्टनेस इनमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, चीजें थिन होंगी इनकी, टीथ वगैरह इरेगुलर आपको मिलते हैं आप। ठीक है, बाल भी आपको पतले ही मतलब हल्के मिलेंगे जरा। स्किन आपको जनरली ड्राई मिलती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं आपके कोल्ड से। ठीक है, ड्राई वेदर होगा, एक्सट्रीम कोल्ड होगा, तो इनको दिक्कत होती है। वात बिगड़ने पे व्यक्ति का डाइजेशन इरेगुलर होगा, भूख भी कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होंगे, फीमेल्स में साइकिल्स इरेगुलर हो जाएंगे, और साथ में मूड स्विंग्स और पेन भी मिलेगा। ठीक है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब मिलेगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। ठीक, जनरली वात प्रकृति के लोग आपको एक्टिव मिलेंगे, क्रिएटिव मिलेंगे, आर्टिस्टिक होते हैं, विजन्स बड़े अच्छे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, टॉलरेंट होंगे, सेंसिटिव होंगे, बट ये अपने आप को कई बार इमोशनली इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका बेसिकली नेचर है। क्लियर, यहां तक आ गया? तो बताओ फिर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग आगे को देखेंगे इसको। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? चलो।
तो थोड़ा सा जितना भी बताया है उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। इन सेशंस को हम बहुत आराम आराम से लेके चलेंगे फर्स्ट मॉड्यूल, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में ये आयुर्वेद की चीजें हैं प्लस बॉडी के सिस्टम्स हैं, यही मेन है। बाकी तो बीमारियां फटाफट फटाफट करते चले जाओ, ठीक है। इस मॉड्यूल्स को बड़े आराम से लेके चलना है ताकि आपको मेडिकली चीजें समझ में आए। एस्ट्रोलॉजिकली तो समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेडिकली समझ में आए ताकि आप उसको एस्ट्रोलॉजी से को रिलेट कर सको। और कभी अगर किसी से आप बात भी करो ना तो लगे कि हाँ वाकई में आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो जो मेडिकल साइंस को जानते हो। इन सारी चीजों को बताने का मेन मकसद यही है। तो कोई ये ना हो कि खाली राशि या नक्षत्र के बेस पे ये बीमारी है, ऐसे सही होगी वैसे सही होगी, वो लेमेन वाले पे काम पे अपने को नहीं जाना, ठीक है। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है ना किसी का, सेशन कॉल्ड ऑफ करें अपन। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।